हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब कुछ सही है? उम्मीद है सब कुछ सही होगा। आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरी तरह आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से आपसे मुखातिब हूँ अपने इस चैनल की वजह से, ठीक है। तो हम बीच में मैग्नेटिज्म की सीरीज हमारी थोड़ी अधूरी रह गई, कारण बहुत सारे रहे, कुछ समय का अभाव रहा। पर अब जो है हम ये सीरीज़ कंप्लीट करने के साथ साथ क्लास 9th और क्लास 10th की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरी साइंस के साथ साथ पूरा मैथमेटिक्स आपको यहीं अवेलेबल कराएंगे इस जून के महीने में, ठीक है। तो आप जो है अपनी पढ़ाई करते रहिए, बहुत मन से पढ़ाई करते रहिए। गर्मियों का जो टाइम मिला है, छुट्टियों को जो टाइम मिला है, इसको यूटिलाइज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि एक बार आप अपना पूरा जो सिलेबस है साइंस और मैथ कंप्लीट कर डालो जून में। फिर आएगा मज़ा, है ना। तो आप जो है अपना पूरा सिलेबस, कोशिश करो पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर डालो। तो आप लोगों के ही लिए हम यहाँ इतनी मेहनत से ये वीडियो लेके आते हैं। तो आप लोग भी उतनी मेहनत से ज़रा देखिए, ठीक है। मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। पर जो बच्चे हमारा 10th कर चुका है, जो 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके लिए आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, बिकॉज उनके पेपर होने से पहले मैं सीरीज़ पूरी नहीं करा पाया था। एक ये छोटा सा एक लेक्चर हमारा रह गया था, तो कुछ समय के अभाव में हम उसको पूरा नहीं करा पाए थे। अब हम इसको पूरा कर रहे हैं। तो जो बच्चे पेपर दे चुके हैं, उम्मीद है बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा उन बच्चों का, और बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। अब आगे जो हमारे 10th में बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि यहाँ आपको पूरा मैथ और साइंस पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा विद इन ए मंथ, ठीक। अब आप लोग बस एक काम और करते रहिए जिसे आप भूल गए हो। कौन सा काम भूल गए सर? भूल गए हो भाई, याद कर लो। क्या करना है? हमें मोटिवेट करना है। अरे आप लोग ही तो मोटिवेट करोगे, आप लोग ही तो हो यार हमारे लिए तो सब कुछ। हमारे तो सब कुछ स्टूडेंट होते हैं भाई, एक टीचर का सिर्फ स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट हमें मोटिवेट नहीं करेगा तो हम कैसे आगे चलेंगे? तो हमें भी मोटिवेट कीजिए। कैसे करोगे मोटिवेट? अरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे, है ना। और कमेंट के साथ साथ ना आप लोग अपना सिटी ज़रूर लिखें कमेंट में, ताकि हमें ये पता तो चले कि हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना सिटी ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट में। और आप सब लोगों से दरख्वास्त है, एक बार सब लोग वीडियो पे अपना सिटी ज़रूर मेंशन कर दें, ठीक है। तो उसी के साथ चलो हम आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लेके आ गए मैग्नेटिज्म की सीरीज, आज ख़त्म कर देंगे हम पूरी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th CBSE, ठीक। आज का जो गोल है हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक जनरेटर। हमने इस वाली वीडियो में इलेक्ट्रिक जनरेटर को शामिल नहीं किया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस से हटा हुआ टॉपिक था। फिर भी मैंने कोशिश करूंगा कि मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर 10, 15, 20 मिनट की आपको दूं। पर फिलहाल मैंने इस वाले जो लेक्चर में है, इस वाले सेशन में हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर को एस्केप कर दिया। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर ना पढ़ के हम इलेक्ट्रिक जनरेटर से पहले तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक आज कंप्लीट कवर करेंगे, ठीक। उसके बाद ऑप्टिक्स स्टार्ट होगी। आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठे, अपने नोट्स बनाएं, अपने हाथ से अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। अपने हाथ से अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए और बढ़िया से मेहनत कीजिए, ठीक है। तो चलो इसी उम्मीद के साथ कि सब लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, गर्मियों की छुट्टियां बहुत अच्छे से कट रही होंगी, और उन अच्छों के साथ साथ पढ़ाई पे भी आप लोग विशेष फोकस कर रहे होंगे। इसी के साथ शुरू कर रहे हैं हम अपना आज का सेशन। तो आज हमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है बेटा। तो पहले समझते हैं कि ये सोलेनॉइड है क्या चीज़, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ चुके क्या होता है।
मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर किसी वायर में करंट हम फ्लो करा दें तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। हॉरिस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट में देखा था हमने, ठीक है। चलो उसी की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और सोलेनॉइड को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। बेटा सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिखी हुई है क्या? सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिखी हुई है, ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं बेटा कि हमारे पास एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है ना। इंसुलेटेड का मतलब है कि उस वायर के ऊपर, वायर के पूरी के ऊपर बहुत थिन एक इंसुलेटर मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है ताकि वायर आपस में अगर टच कर जाए तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए इंसुलेटेड कॉपर वायर यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। इस इंसुलेटेड कॉपर वायर से कैसे बनाया सोलेनॉइड, कैसे बनाया गया सोलेनॉइड? तो बेटा क्या हुआ कि इस इंसुलेटेड कॉपर वायर को ना इस तरह से बहुत सर्कुलर टर्न्स में इस तरह से रैप किया गया, बहुत पास इनको रैप करके एक सिलेंडर की फॉर्म में रख दिया गया। जैसे स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग देखिए आपने, स्प्रिंग क्या होती है, ऐसे ऐसे करके उसमें कॉइल बनी होती है, उन्हीं को कॉइल समझ सकते हो आप। ऐसे ऐसे करके वो गोल बना होता है और बहुत पास उनको लगा के रख दिया जाता है, तो वो एक स्प्रिंग बन गई। बिल्कुल सेम फॉर्मेट में हम सोलेनॉइड तैयार कर लेते हैं, तो दिस इज सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होती है? भाई ये तो सबको पता है, हम सब पढ़ चुके हैं कि सर जब किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं हम तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, दिस इज सोलेनॉइड, ठीक है। अब इस सोलेनॉइड में जब हम करंट फ्लो कराएंगे, यानी कि अगर मैं इस सोलेनॉइड को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, बैटरी हमारी माता है, तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने ऐसे, ठीक, ये रही बैटरी। अब बेटा जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे क्या होगा, यहाँ से एक करंट दौड़ेगी, इसके अंदर होकर भी करंट दौड़ेगी, ऐसे इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक करंट जाएगी वापस। और जैसे ही इसमें करंट जाएगी तो करंट अपना खेल खेलेगी। क्या खेल खेलेगी कि हमने पढ़ा है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट चलती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो बस इतनी सी बात है कि जब भी किसी सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होगी तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर जनरेट हो रही है उसको समझना हमें, कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, इस बात को हमें समझना है आज के इस लेक्चर में, ठीक। तो सोलेनॉइड समझ में आ गया, उम्मीद है सोलेनॉइड समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इस सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है। वो देखा देखा सा लग रहा है? अच्छा सही बताओ, कुछ देखा देखा सा लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। क्या लग रहा है? अरे ऐसा कहीं देखा है पैटर्न? बेटा देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इस सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती हैं? वो तो इमेजिनरी लाइन होती हैं। अरे भैया तरीका वो ये है, या तो मैग्नेटिक नीडल ले लो, उसके आसपास ले लेके घूमो, ठीक है। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्लेक्शन को नोट करते जाओ और एक लाइन खींच दो, यही तो है तरीका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने का। तो जब ऐसा किया तो ये देखा है कि कुछ इस तरह का पैटर्न बनना है। बेटा ये पैटर्न तो सेम बार मैग्नेट का होता है। अरे बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम बनाते हैं कुछ ऐसी ही बनती है, यस और नो? यस। तो बेटा जब सोलेनॉइड में हम करंट फ्लो करते हैं तो ये सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, क्या बात याद रखोगे कि जब भी सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होगा तो सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। कैसी बार मैग्नेट? बार मैग्नेट में क्या होता है सर? बार मैग्नेट में सर एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो बेटा इस सोलेनॉइड का एक एंड नॉर्थ पोल, एक एंड साउथ पोल, ठीक है। गलत बना दिए या गलत बना दिए? बिल्कुल बिल्कुल गलत बना दिए। हाँ बेटा सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से इमर्ज होती हैं, साउथ की तरफ चलती हैं, ठीक है। तो ये इमर्ज हो रही हैं, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ऐसा ही पैटर्न बिल्कुल बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होता है। तो एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स
बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, लाइक से बार मैग्नेट। क्लियर है बात? अच्छा बेटा, अब एक बात और जो आपको समझनी है बेटा, वो बात ये है कि एक तो हमने देखा सोलेनॉइड और एक हमने नाम सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। नाम सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेट। किस किसने नाम सुना है? सबने सुना है। कैसे बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेट? बेटा इसी सोलेनॉइड की हेल्प से बना देते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे? जैसे ये सोलेनॉइड लिया हमने और इस सोलेनॉइड के अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन की रॉड रख दी। सोलेनॉइड के अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन की रॉड रख दी। बेटा ये सॉफ्ट आयरन की रॉड यही बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में और सोलेनॉइड में डिफरेंस क्या है? सोलेनॉइड का मतलब है सिर्फ ये है ना, जो वायर है उन वायर के सर्कुलर टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स wrapped in the shape of cylinder, this is solenoid। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी सोलेनॉइड की हेल्प से ही, पर इस सोलेनॉइड के अंदर जब हम कोई सॉफ्ट आयरन की कोर, सॉफ्ट आयरन की रॉड रख देंगे तो ये सॉफ्ट आयरन की रॉड बिहेव करने लगेगी एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, इससे जो मैग्नेट बनती है वो टेम्परेरी बनती है, परमानेंट मैग्नेट नहीं बनेगी। तब तक इसमें करंट चलता रहेगा सोलेनॉइड में, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा इसके अंदर जो सॉफ्ट आयरन कोर रखा है। लेकिन अगर आपने यहाँ से करंट का फ्लो बंद कर दिया तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसी मैग्नेट बनती है? यूजिंग सोलेनॉइड मैग्नेट बनती है टेम्परेरी मैग्नेट। क्लियर है? याद रहेगी इतनी बात? ओके, अगर इतनी बात याद रहेगी तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिख रहे हैं? डू यू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स? यस, लाइक ए बार मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी बताई थी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस साइड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। तो जब सॉफ्ट आयरन को हम इसके अंदर रख देंगे तो वो सॉफ्ट आयरन की जो मेटल है, जो सॉफ्ट आयरन की जो रॉड हमने रखी है, वो क्या होगी? मैग्नेटाइज हो जाएगी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब लोहे के टुकड़ों को, निकल के टुकड़ों को क्या करेगी? अट्रैक्ट करने लग जाएगी। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये नेल लगाया हमने एक इसमें और इसके ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट दी। कॉपर वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे इसमें करंट चलेगा ये जो नेल है ये लोहे की चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो दिस नेल विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, कैसी मैग्नेट? हमेशा याद रखोगे कैसी मैग्नेट बनेगी? टेम्परेरी मैग्नेट बनेगी। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या है भाई? आगे है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें और कंडक्टर के अंदर हम करंट चला दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर पे कुछ फोर्स लगाने लग जाती है। ऐसा कैसे सर? ऐसा बड़ा सिंपल है भाई, बड़ा सिंपल है। जैसे मान लो कि समझो कैसे सिंपल है, समझो। देखो, जैसे मान लो कि एक मैंने किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया और ये मैंने किसी मैग्नेट का एक साउथ पोल लिया। नॉर्थ साउथ को हमने यहाँ रख दिया तो सबको पता है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इन मैग्नेट की वजह से। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगी इसकी, ये बात सबको पता है। क्लियर है? अब इसी के अंदर मैंने एक करंट कैरिंग वायर रख दिया। अब सोचो क्या होगा? थोड़ी देर ये सोचो कि अभी यहाँ मैग्नेट है ही नहीं, ये सिर्फ है ये जो वायर है इसमें करंट चल रहा है। सबको पता है बेटा कि इस वायर की वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना? बनेगी नहीं बनेगी? इस वायर में जब करंट चलेगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इतना पढ़ चुके हैं हम। करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। कैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी? बता सकते हो क्या? मैग्नेटिक फील्ड कैसी जनरेट होगी? डायरेक्शन बता सकते हो क्या इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? बता सकते हैं सर। क्या? ये राइट हैंड अपना थंब
थंब करंट की डायरेक्शन में और उंगलियां घुमाओगे, उंगलियों की टिप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती चली जाएगी। ये कंडक्टर है करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे पकड़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड उंगलियां घुमाओगे। अगर कोई पूछे कि यहाँ पे किस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ऐसे जाओगे, उंगलियां घुमाओगे, अंदर की तरफ जा रही है, मतलब इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। चलो खैर, इसको तो हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी डायरेक्शन निकालेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा अगर ये करंट चल रहा है इस वायर में, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसी को उठा के मैंने यहाँ रख दिया दो मैग्नेट के बीच में, तो बेटा इनकी तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, साथ में इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। एक गुंडे के लागे में दूसरा गुंडा घुसेगा तो लड़ाई नहीं बाजेगी। अरे बताओ भाई, जब एक गुंडे के इलाके में कोई दूसरा बाहर का आके विदेशी गुंडा एंटर करेगा तो दोनों में लड़ाई बाजेगी, पक्की बात है बेटा। इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, लड़ाई बाजने का मतलब ये है। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, दोनों इंटरेक्ट करेंगे, और दोनों जब इंटरेक्ट करेंगे तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। लड़ाई का मतलब क्या है, एक दूसरे पर फोर्स लगाना ही तो है, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। क्लियर है बात। अब हमें ये समझना है, तो ये बात हमारी समझ में आ गई कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पे उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगी। ये फोर्स कब नहीं लगेगी, ये फोर्स कब बहुत ज़्यादा लगेगी, और ये फोर्स कब बहुत कम लगेगी, इसको समझना है। ठीक है, इसको समझना है। तो बेटा इसी डायग्राम से इस बात को जरा समझते हैं। बेटा अभी मैंने ये ना कंडक्टर ऐसे रखा, इसको एक सिंपल तरीके से समझ लो। ये कंडक्टर ऐसे रखा, इसका ये एरिया था पूरा इस मैग्नेट का, बेटा इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी, कंडक्टर ऐसे रखा, इसने सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन काट दी बेचारी इस मैग्नेट की। जब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट गई तो क्या हुआ बेटा, ये मैक्सिमम फोर्स लगाएगा इस पर। तो इस सिचुएशन में जो फोर्स लगेगा इस पर वो मैक्सिमम लग जाएगा। इस सिचुएशन में बेटा इस करंट की, ये करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री की डायरेक्शन में हो तो जो फोर्स लगेगी कंडक्टर पर मैक्सिमम लगेगी। ये बात याद रखोगे, पक्का याद रखोगे। ठीक है, कैसे याद रखोगे, जब मैं इसको परपेंडिकुलर रखूंगा इसके, तो यहाँ से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है ये उन सबको काट देगा। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन काटेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितने ज़्यादा गुंडे उसके मारेगा उतना ज़्यादा वो भी मारने की कोशिश करेगा, तो फोर्स बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर हुआ बात। अच्छा, अभी क्या किया मैंने कि ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही था, लेकिन इस कंडक्टर को मैंने कुछ ऐसे रख दिया। चलो दोबारा समझो, अगर 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 ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसी ही है बेटा, ऐसी ही। देखो बेटा पहले जो कंडक्टर रखा हुआ था वो ऐसे रखा था, ऐसे रखा था, तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स आ रहा था। अब क्या किया हमने, इस कंडक्टर को ऐसे कर दिया, इस कंडक्टर को ऐसे कर दिया, ऐसे घुमा दिया। भाई जब ऐसे करोगे तो ये पूरी लाइन नहीं काट पा रहा है, अब कुछ ही लाइन कटी, तो यहाँ फोर्स कुछ कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, वो डिपेंड करेगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल बन गया। पहले 90 डिग्री का एंगल था, मैक्सिमम फोर्स लग रहा था, अब थीटा एंगल बन गया तो कुछ फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, कितनी कम हो जाएगी डिसाइड करेगा थीटा। ठीक है, थीटा जितना कम हो जाएगा 90 से, जितना कम हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स भी उतनी कम हो जाएगी। अब एक तीसरी सिचुएशन और देखो बेटा, इसी कंडक्टर को मैंने बिल्कुल ऐसे कर दिया, मतलब थीटा कर दिया इस बार 0, इस बार इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ऐसे कैसे सर, ये अब भी रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो अब भी रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, पर अब ये उसके मैग्नेटिक फील्ड को छेड़ नहीं रहा है। सोचो बेटा वो क्यों लड़ेगा, ये मैग्नेट इससे क्यों लड़ेगी, ये मैग्नेट इससे क्यों लड़ेगी बेटा, ये मैग्नेट इससे सिर्फ तब लड़ेगी जब ये करंट इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा, या तो सारी कट करे या कुछ कट करे। कुछ कट करेगा तो कम फोर्स लगेगी, सारी कट कर देगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगी। और इस तरह रख दिया मैंने कंडक्टर को, मैंने इस तरह रख दिया, ऐसे रख दिया, ये कंडक्टर है, तो बेटा इसने एक भी लाइन नहीं काटी इसकी मैग्नेट की। जब इसकी मैग्नेट की एक भी लाइन नहीं काटी तो उस मैग्नेट को कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं थी, ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो जब
क्या बात याद रखोगे? दो बात याद रखनी है। एक तो बात ये याद रखनी है बेटा कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल करंट होगा, या तो पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो, अब करंट का फर्क नहीं पड़ेगा, इधर चल रहा हो करंट या इधर चल रहा हो, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। दूसरी बात याद रखनी है कि जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा तो फोर्स मैक्सिमम लगेगी। ठीक है, फोर्स लगी क्यों रही है? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरेक्ट करते हैं और दोनों की इंटरेक्शन की वजह से यहाँ एक फोर्स जनरेट होती है। तो हम कहते हैं कि भैया करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, इस बात समझनी है हमें कि बेटा इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखो ये एग्जाम में भी आया था पेपर में, अब की बार 10th के पेपर में भी ये क्वेश्चन था, बिल्कुल यही डायग्राम था। तो इसमें दो बातें पूछी थी कि ये मैग्नेट के बीच में एक कॉइल इस तरह से रखी हुई है, इस कॉइल में अगर बी से ए की तरफ करंट फ्लो कराए तो कॉइल के साथ क्या होगा, ये जो रॉड है इस रॉड पर क्या फर्क पड़ेगा, तो रॉड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ये बात हमने अभी पढ़ी थी, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड द एक्सपीरियंस इज फोर्स। पर कब? जब इसमें करंट चलेगा। ठीक है, तो ये कहानी थी। फोर्स इज मैक्सिमम इफ करंट इज परपेंडिकुलर टू बी, फोर्स इज जीरो इफ दोनों बोथ आर पैरेलल, या तो पैरेलल या तो दोनों एंटी पैरेलल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना अभी बिल्कुल कंप्लीट कि क्यों मैक्सिमम होगा जब परपेंडिकुलर होगा तो क्यों। तो सीधे सीधे समझ सकते हो कि जब परपेंडिकुलर रखेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स को वो काट देगा कंडक्टर, और पैरेलल रखेंगे तो एक भी नंबर ऑफ लाइन को नहीं काटेगा। जब तक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं काटेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस नहीं करेगा, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेट की, ठीक है, तब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। क्लियर हो गई बात। अब बेटा इसकी डायरेक्शन निकालने के पास हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, चलो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिखाते हैं हम आपको। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझते हैं बेटा जरा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। जैसे मान लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से समझना बेटा इस बात को। जैसे ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। क्लियर है बात बेटा। करंट मान लो ऐसे चल रहा है कंडक्टर में, मैक्सिमम वाली सिचुएशन ले ली हमने, ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक, दिस इज करंट। ठीक है बेटा, ये रूल ये कहता है कि अपना लेफ्ट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड, सभी अब सभी लोग अपना अपना लेफ्ट हैंड बाहर करो। ये लेफ्ट हैंड बेटा, इस लेफ्ट हैंड का अंगूठा, पहली वाली उंगली और दूसरी वाली उंगली, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को स्ट्रेच करो और इस तरह से स्ट्रेच करो कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन जाए आपस में। इस तरह से स्ट्रेच करो। क्या क्या स्ट्रेच करना है, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। अब बेटा एक बात याद रखनी है कि ये जो थंब है ये हमें फोर्स की डायरेक्शन देगा, फोर फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है, इसको करंट की डायरेक्शन में रखना। एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई अमेरिका से आई भाई, अमेरिका की पुलिस का नाम है एफ बी आई, एफ बी आई। तो अब एफ बी आई का खेल खेलना है। एफ बी आई क्या कह रही है बेटा, तो ये क्या कह रहे हैं फ्लेमिंग रूल कि फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगा दो, स्ट्रेच करनी है तीनों 90 डिग्री पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर, करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, इन दोनों को जब लगा दोगे तो अंगूठा जिस भी डायरेक्शन को पॉइंट करेगा उस कंडक्टर पर उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। करके देखते हैं। चलो बेटा, अभी मैंने सिचुएशन बनाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर, करंट की डायरेक्शन में ये वाली, तो करंट इधर तो है नहीं, अभी आपकी तरफ है क्या, ऊपर है करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहनी चाहिए और ये करंट की डायरेक्शन में आ जाए, तो करंट की डायरेक्शन में आ गया। अंगूठा किधर जा रहा है बेटा, इधर जा रहा है, यानी कि अभी की सिचुएशन में जो फोर्स लग रही है इस कंडक्टर पे, वो फोर्स किधर लग रही है, इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। क्लियर हो गई बात। अच्छा चलो एक सिचुएशन और लेते हैं, हम इसको समझने के लिए एक सिचुएशन और ले लेते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन और ले लेते हैं। चलो मान लो कि अब की बार बेटा ये क्रॉस बनाया मैंने मैग्नेटिक फील्ड, इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझते हो, नहीं समझते हो,
अरे भाई बताओ, समझते हो? बेटा क्रॉस का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू बोर्ड है, पर अंदर की तरफ है बोर्ड की। और इसकी जगह पे अगर कोई डॉट बना देना ऐसे डॉट, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है बोर्ड के परपेंडिकुलर, है ना। ये बोर्ड है, बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। चलो, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक कंडक्टर रख दिया, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब मुझे बताओ जल्दी, हाथ भैया ऐसे ऐसे नचाओ जल्दी, और मुझे बताओ कि इस पर फोर्स कितना लग रही है। ये वाला रूल यूज करना है। बताओ क्या करना है। पहली वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। दूसरी वाली उंगली करंट की तरफ, अगर मैं ऐसे ही रखूं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ तो ये है, पर ये करंट की तरफ नहीं है, अभी ये करंट की तरफ होनी चाहिए, ऐसे है करंट। ठीक है, दिख रही है सिचुएशन? जस्ट सी हियर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बोर्ड के अंदर, करंट ऐसे, अंगूठा ऐसे, मतलब इस पे जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है। क्लियर है बात? इस पे जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ इसका। ठीक, चलो आज शॉर्टकट मेथड समझते हैं। क्या है शॉर्टकट मेथड? उसको कहते हैं हम राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, ये वाला राइट हैंड लेना है अपना। पाम मतलब ये हथेली, उंगली, हथेली और अंगूठे, तीन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। उंगली, हथेली और अंगूठा कैसे करना है इस्तेमाल? बेटा इसको समझो, ये उंगलियां बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड, ये अंगूठा बताएगा करंट। उंगलियां बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा बताएगा करंट, और जिधर पाम आ जाएगी आपकी, पाम जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी वो वाली डायरेक्शन होगी फोर्स की। कैसे 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 सर? अभी समझाते हैं, अभी समझाते हैं। क्या याद रखना है? इन उंगलियों को लगाना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठे को कर देना है करंट की डायरेक्शन में, हथेली जिस तरफ पॉइंट करे वो फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, देखो देखो वही वाली सिचुएशन अभी हम वापस बनाते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी। ठीक है, वही वाली सिचुएशन पे हम वापस आते हैं। हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि भाई अंदर की तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया ऐसे, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक ऐसे कंडक्टर रख दिया। चलो कंडक्टर के लिए हम क्या करते हैं, कंडक्टर के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, लाल ले लिया। ये कंडक्टर रख दिया, और इस कंडक्टर के अंदर ये करंट जा रहा है। ठीक है, क्या करना है बेटा? इन उंगलियों को लेके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगा दो, लगा दी सीधे हाथ की उंगलियां। करंट को अंगूठे की डायरेक्शन में लगा दो। देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बोर्ड के, मैंने अंदर लगा दिया। बेटा अंगूठा करंट की डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगा, ये आ गया अंगूठा। बेटा हथेली किधर पॉइंट कर रही है? दिस डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन मतलब जो फोर्स लग रही वो लग रही दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। क्लियर है बात? अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। ठीक है, देखो दोबारा देखो, अब की बार मैंने यही समझ लेते हैं। चलो अब की बार मैंने मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, कहाँ गया भाई हमारा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बाहर की ओर बना दिया इस बार। ठीक है, चलो रेड से बना दिया मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा ये मैग्नेटिक फील्ड। अरे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक कंडक्टर ऐसे रख दिया, ऐसे, ये कंडक्टर है, चलो ये रख दिया कंडक्टर। इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। बताओ डायरेक्शन फोर्स किधर लगेगी? बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाहर, उंगलियां कर दी बाहर। ठीक है, करंट ऊपर ऐसे, तो बेटा देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऐसे, किधर पॉइंट हो रहा है? मेरी तरफ, ऐसे पुश कर रहे हैं इसको, मतलब ये वाली डायरेक्शन है फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर है? दोनों रूल समझ में आ गए? अच्छी बात है, दोनों रूल समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए आगे क्या है, आओ भाई। इलेक्ट्रिक मोटर आ गई। बेटा इलेक्ट्रिक मोटर क्या चीज है? देखो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बना के देती है। मैकेनिकल एनर्जी समझते हो? मैकेनिकल वर्क जहाँ होता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में मतलब या तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी या तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो काइनेटिक एनर्जी में या तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके देती है
कौन? इलेक्ट्रिक मोटर। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात ही नहीं है। मोटर का काम होता है चलना, और जब कोई चीज़ चल रही हो तो एनर्जी कैसी बनती है? काइनेटिक एनर्जी बनती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे काम क्या होगा बेटा कि इलेक्ट्रिक मोटर जो डिवाइस है वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में भी स्पेशली कहोगे आप तो कौन सी एनर्जी बना के देगी? काइनेटिक एनर्जी बना के देगी। क्लियर है बात? हमें समझना क्या है? हमें ये समझना है कि ये मोटर के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, और ये वर्क कैसे करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये घूमती है। मोटर का काम घूमता, मोटर देखो ये सबको पता होना चाहिए कि मोटर का यूज कहाँ होता है। सबसे पहले तो हम अपने घरों में देखते हैं, हमारा जो फैन है, फैन घूमता है, उसमें मोटर लगी है। मोटर में हम करंट लगाते हैं, मोटर घूमती है, फैन घूमता है ना। वॉशिंग मशीन है घर पे, उसमें मोटर लगी है, उसका ड्रायर घूमता है, ठीक है, वाशर घूमता है। क्लियर है ना बात? तो मोटर के हमने बहुत सारे जगह यूज देखे हैं। कूलर है, कूलर की मोटर होती है ना, कूलर में मोटर घूमती है। वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। घूमना है, घूमने का मतलब रोटेशन हो रहा है, और रोटेशन होने के लिए कुछ स्पेशल कहानी चाहिए। उस कहानी को पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर होगी, ठीक है, मैग्नेट, स्प्लिट रिंग, एक्सल, ब्रूसिस, सोर्स, ये सब कैसे लगे होते हैं? ये सब ऐसे लगे होते हैं। देखो अभी इसका एक एक काम वर्क समझेंगे। ये इलेक्ट्रिक मोटर की बेसिक डायग्राम, ठीक है। अब इसमें एक एक कंपोनेंट का हम काम समझ लेते हैं पहले कि हर कंपोनेंट का काम क्या है। बेटा ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इस इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने यहाँ इस्तेमाल किया ही कॉइल बनाने के लिए। ये कॉइल दिख रही है, रेक्टेंगुलर कॉइल। कैसी कॉइल है ये? रेक्टेंगुलर कॉइल। पहली बार रेक्टेंगुलर नाम सुन रहे हो ना इस चैप्टर में। इससे पहले भी कॉइल पढ़ी थी हमने, वो सर्कुलर कॉइल थी। अब की बार रेक्टेंगुलर कॉइल ली है मोटर के केस में, उसका एक रीजन है। अभी समझ में आएगा कि उसका क्या रीजन है। बेटा इस कॉइल को घुमाना है, तो जब घुमाएंगे तो घुमाते घुमाते एक जगह ऐसी लेके आनी है हमें जहाँ इसमें करंट जीरो हो जाए, ठीक है। वो सिचुएशन आएगी बीच में, कैसे आएगी समझ जाएंगे अभी। तो पहले तो समझो कि इस कॉपर वायर का काम क्या है। कॉपर वायर से हमने कॉइल बना ली, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। जितने ज़्यादा टर्न दोगे इस कॉइल में, जितने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा टर्न्स उतना ज़्यादा घूमेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी सोलेनॉइड हमने पढ़ा था, तो सोलेनॉइड में जितने ज़्यादा कॉइल्स हम बनाएंगे, जितने ज़्यादा टर्न बना देंगे, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो बातों पर डिपेंड करती है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के भी केस में और यहाँ भी। एक तो डिपेंड करती है कि उसमें हमने कितना करंट चलाया, करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा डिपेंड करती थी नंबर ऑफ टर्न्स पर, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। कॉइल का, इसका इंसुलेटेड कॉपर का वायर का काम समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है बेटा हमारे पास मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, जैसी भी हो, ठीक है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट उस तरह की मैग्नेट हम यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक मैग्नेट का नॉर्थ और एक मैग्नेट का साउथ हमने लेके रख दिए, ठीक है। इन मैग्नेट के बीच में हमने इस कॉइल को रख दिया। अभी हमने ये कहानी पढ़ी थी ना, मैग्नेट के बीच में कॉइल लग रहे हैं तो इस पर फोर्स लगने लगेगी। यही फोर्स क्या करेगी बेटा, इस कॉइल को रोटेट करा देगी। अच्छा, रोटेट कराने के लिए दो फोर्स की जरूरत पड़ती है हमें। अभी देखेंगे कैसे यहाँ दो फोर्स बन रही है, ठीक है। एक फोर्स से रोटेशन नहीं होता। तीसरी चीज जो है बेटा यहाँ लिखी हुई है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग ये है, ये, ठीक है बेटा। इन स्प्लिट रिंग के सहारे ही लगा होता है एक कार्बन ब्रश, जिनके नाम एक्स और वाई दिए हुए हैं हमने। इन कार्बन ब्रश से इसके साथ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनता है स्प्लिट रिंग के साथ। स्प्लिट रिंग को कार्बन ब्रश से इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में लगाया जाता है। बेटा स्प्लिट रिंग बीच में यहाँ पर गैप होता है। इस तरह की रिंग होती है, इस तरह की रिंग डी टाइप, ठीक है। ये डी टाइप हाफ रिंग होती है, हाफ आधी ये, और ये इस तरह से लगी होती हैं। यहाँ पे इनके दोनों तरफ कार्बन ब्रश से इसको कांटेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। इनके बीच में यहाँ गैप होता है। ये हमेशा याद रखना है कि ये बिल्कुल कंप्लीट सर्किल नहीं बनाती हैं, इनके बीच में गैप होता है थोड़ा सा, ठीक है। वो गैप दिखाया भी जाता है डायग्राम के अंदर, ठीक।
इनका काम क्या है बेटा, इनका काम क्या है, स्प्लिट रिंग से कम्यूटेटर बन जाता है। ये रॉड जब घूमेगी तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आधे रोटेशन के बाद। भाई ये वाला जो वायर है ये इधर आके टच हो जाएगा, ये वाला इधर आके टच हो जाएगा, तो इसमें करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आफ्टर हाफ रोटेशन ये स्प्लिट रिंग लगाई जाती है। ठीक है, इसमें करंट आए, कॉइल में करंट कहाँ से आएगा, वो काम करते हैं कार्बन ब्रूसेस। कार्बन ब्रूसेस का टच होता है, इलेक्ट्रिकल टच इस कॉइल के साथ। क्लियर है बात, इनका काम समझ में आ गया। ये एक्सल, एक्सल का काम तो बेटा सब जानते हैं कि एक्सल इसमें घुमाने के लिए लगा दिया। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये एक्सल रोटेट करेगा। अब इस एक्सल में आप चाहो जो लगा लो, जिस भी चीज़ को घुमाना हो उसको लगा दो। पंखे की पंखड़ी घुमानी है वो फिट कर दो, कूलर की मोटर की पंखड़ी घुमानी है तो एक्सल निकला होता है उसमें पंखड़ी फिट कर दो, कूलर की मोटर बन जाएगी। ठीक है, वॉशिंग मशीन घुमानी है तो उसका ड्रायर उसमें फिट कर दो, वो घूमने लग जाएगा। तो एक्सल का काम होता है किसी एक्सटर्नल डिवाइस को रोटेट कराना, इसकी वजह से। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। बेटा ये काम किस प्रिंसिपल पे करती है मोटर, बेटा मोटर का काम का प्रिंसिपल वही है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी जाएगी तो इस कॉइल पर फोर्स लगेगा, ये फोर्स इस कॉइल को रोटेट कराएगा। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो साथ में एक्सल भी रोटेट करेगा। जब ये एक्सल रोटेट करेगा तो जो भी इससे जुड़ा होगा वो रोटेट करेगा। ठीक है बेटा, जितनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना अच्छा रोटेशन होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे इस कॉइल में उतना ज़्यादा अच्छा रोटेशन होगा। बात समझ में यही, भैया नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दोगे तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग चीज़ें आपस में लड़ेंगी तो फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी। ये है कहानी नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से। अच्छा फोर्स क्यों लग रही है इस कॉइल पे, क्योंकि बेटा जब इस कॉइल में करंट चलेगा तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी कॉइल, और यहाँ बाहर मैग्नेट रखी हुई पहले से उसकी भी बनी हुई है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी। कब ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, जब इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा ये, तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, ज़्यादा फोर्स होगी लगेगी तो बहुत तेज़ी से ये रोटेट करेगा। अब बेटा रोटेट करने की कहानी क्या है इसको समझो, कैसे रोटेट करेगी, ये कैसे रोटेट करेगी। देखो सुनो बेटा, अगर मान लो मेरे पास ये एक रॉड रखी हुई है, ये कोई बक्सा है, चलो एक रॉड है मान लो, इस रॉड पर मैंने एक फोर्स लगा दिया ऐसे, क्या होगा बेटा, ये रॉड मोशन में आ जाएगी, यहाँ से खिसक के यहाँ पहुँच जाएगी। क्या हुआ, रोटेट हुई? नहीं हुई बेटा, यहाँ पे होगी लीनियर मोशन। तो सर रोटेशन कैसे होगा फिर फोर्स से? अब दूसरी सिचुएशन समझो कैसे होगा रोटेशन फोर्स से। बेटा इसी रॉड को हमने रखा ये, अब मैंने क्या किया, इस रॉड पे दो फोर्स लगा दिए, एक फोर्स ऐसे लगा दिया और एक फोर्स ऐसे लगा दिया, अलग अलग जगह पे दो फोर्स लगा दिए। बेटा जब ऐसे फोर्स लगा दी तो ये फोर्स इसको नीचे पुश करेगा और ये फोर्स इसको ऊपर पुश करेगा। जब ऐसा होगा तो बेटा क्या ये रॉड ऐसे करके घूम जाएगी, यस और नो? क्या ये रॉड ऐसे करके घूम जाएगी, यस और नो? यस। तो बेटा किसी चीज को रोटेट कराने के लिए दो फोर्स चाहिए, और कैसे होने चाहिए दोनों फोर्स, ध्यान से सुनो, ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल होना चाहिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए, दो बात। ठीक है, तीसरी बात क्या है, दोनों सेम लाइन में नहीं लगने चाहिए, दोनों की लाइन जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, एक्शन वाली लाइन, जहां जिस लाइन के अलोंग ये काम कर रहे हैं फोर्स, वो लाइन अलग अलग होनी चाहिए। सपोज करो मैंने इस रॉड पे एक फोर्स ऐसे दोनों बराबर लगा दिए, दोनों अपोजिट है, दोनों इक्वल है, पर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, क्या ये रोटेट कराएगा? नहीं कराएगा, ये इसको दबा देगा। तो रोटेट कराने के लिए आवश्यक है क्या, फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होनी चाहिए। अगर ऐसे दो फोर्स मिल जाए हमें तो वो दो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा देते हैं। ऐसे फोर्सेस को हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। ऐसे दो फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे दो फोर्स को बोलते हैं हम कपल ऑफ फोर्स। क्लियर है बात? तो यहाँ कपल ऑफ फोर्स बनेगा तो ये मोटर रोटेट करेगी, अगर कपल ऑफ फोर्स नहीं बनेगा तो ये मोटर रोटेट नहीं करेगी। अब समझते हैं कि कैसे कपल ऑफ फोर्स यहाँ जनरेट हो रही है, कैसे कपल ऑफ फोर्स यहाँ पर जनरेट हो रही है, इस बात को जरा समझते हैं। ठीक है, चलो इस बात को जरा समझ लेते हैं हम लोग। देखो बेटा
इस कॉइल को जब मैंने यहाँ से इस की को बंद किया, इस की को क्लोज किएंगे, जब कैसी की को हम क्लोज करेंगे तो बेटा इस बैटरी से कुछ करंट चलेगी। कैसे चलेगी? सबको पता है कि बैटरी के पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ करंट दौड़ती है ऐसे वायर में होके। बेटा जब ऐसे करंट जाएगी, यहाँ पे ये ब्रश कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है इस कॉइल से, तो इस ब्रश की थ्रू ये कॉइल में से ऐसे करंट जाएगा। अब इस वायर का जरा 4 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो एक हिस्सा उसका हो गया AB, एक हिस्सा हो गया इसका BC, एक हिस्सा हो गया इसका CD और एक हिस्सा हमने ले लिया इसका DA। 4 हिस्से में हमने इस कॉइल को डिवाइड कर लिया। बेटा क्या AB में करंट ऐसे जा रहा है? क्या मुझे बता सकते हो कि इस AB, अभी देखो बेटा यहाँ वायर स्टेट रही है, ये कॉइल है, लेकिन इस कॉइल में 4 अलग अलग वायर स्टेट दिख रही है मुझे। हर एक स्टेट वायर पे क्या मैं फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकता हूँ? बिल्कुल पता कर सकते हैं। बेटा कितनी फोर्स लग रही है? बेटा ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे जा रही है अंदर, यानी कि करंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उधर। तो आप चाहो तो लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ऐसे करंट कैसे लगाओगे? इधर करंट की डायरेक्शन इधर, अंगूठा नीचे आ रहा है, यानी कि इस वाले पे नीचे फोर्स लगे। नहीं तो मेरा वाला तरीका अपनाओ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है कि नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है पक्का। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां लगाओ, करंट जा रहा है उधर, तो बेटा थंब किधर? करंट की डायरेक्शन में, और पाम क्या बताएगी? फोर्स की डायरेक्शन, यानी कि इस AB वाले एंड पे फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। क्लियर है बात? बेटा दूसरे पे आ जाओ, CD पे आओ। पहले CD पे देखो जरा, CD पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो यही है और करंट आ रहा है तुम्हारी तरफ, उधर आ रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड वही है, करंट इधर, पाम किधर? ऊपर की ओर, यानी कि इस पे फोर्स लग रही है ऊपर। क्लियर है बात? अब बेटा इसी कॉइल पे 2 फोर्स, ये इसको नीचे खींच रहा है, ये इसको ऊपर खींच रहा है, तो क्या ये कॉइल ऐसे रोटेट कर जाएगी? ऐसे ऐसे रोटेट कर जाएगी। कैसा रोटेशन होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर जाएगी जैसी करंट होगा इसमें प्रोड्यूस। 2 फोर्स बन गई, कपल ऑफ फोर्स बन गया, ये कपल ऑफ फोर्स इस कोयल को रोटेट करा देगा। अब तीसरी वाली बात है, बेटा इस पे कोई फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी भाई, अभी बताया था पैरेलल रखी है मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली, नहीं लगेगा। क्या यहाँ कोई फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी सॉरी, क्या यहाँ कोई फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये भी एंटी पैरेलल रखी हुई है। तो पैरेलल या एंटी पैरेलल के केस में फोर्स नहीं लगेगी, पर इन दोनों को मैक्सिमम फोर्स मिलेगी क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर रखे हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये फोर्स क्या करेगी? इस कॉइल को रोटेट कराएगी। अब जैसे ही आधा रोटेशन होगा तो बेटा साथ में ये जो स्प्लिट रिंग लगी हुई है ना, ये भी रोटेट करेगी। पहले ये ऐसे थी रिंग, ऐसे ऊपर से खाली था हिस्सा, ऐसे रिंग थी। जैसे ही कॉइल ने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, ये भी रोटेट हो गई ऐसे। जब ये ऐसे रोटेट हो जाएगी तो बेटा ब्रश तो अपनी जगह पे थी, जैसी आएगी तो यहाँ खाली जगह मिलेगी और ब्रश क्या करेगा? कॉन्टैक्ट से हट जाएगा इस स्प्लिट रिंग के, यानी कि अब ब्रश स्प्लिट रिंग के कॉन्टैक्ट से हट गया तो अब जो वायर है हमारी उसमें कोई करंट नहीं होगा। मतलब जैसी वायर ये घूम के ऐसे आएगी वर्टिकल पोजीशन में, यहाँ से करंट का कनेक्शन कट जाएगा अपने आप। जैसे ही यहाँ से करंट का कनेक्शन कटेगा, कॉइल रुक जानी चाहिए, कॉइल रुक जानी चाहिए, पर नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ से यहाँ तक घूमने में इसने कुछ मोमेंटम गेन कर लिया था, है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो पढ़ा है आपने, कोई चीज़ चल रही है तो चलते रहना चाहती है, कोई चीज़ रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। तो अभी इसको रोकने वाला कोई फोर्स थोड़ी ना लगाया है हमने भाई, सिर्फ इसका कॉन्टैक्ट हटा था करंट से, पर इसके पास मोमेंटम था, इसका इनर्शिया था, उसकी वजह से ये कॉइल रुकेगी नहीं, घूम के फिर से वापस ऐसे घूम जाएगी। मतलब अब जो CD था वो इधर आ जाएगा और AB था वो इधर चला गया। मतलब सिचुएशन चेंज। तो आप सोच रहे होंगे बच्चे कि अब तो सर उल्टा घूमना चाहिए, नहीं घूमेगा बेटा। देखो फिर से देखो बेटा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। मतलब अब की बार यहाँ CD था और यहाँ AB आ गया, ठीक है, ये सिचुएशन बन जाएगी। जब CD इधर आएगा तो बेटा अब CD में करंट कैसे होगी? CD में करंट ऐसे हो जाएगी, AB में करंट ऐसे हो जाएगी। अब CD पे फिर नीचे फोर्स, AB पे फिर ऊपर फोर्स, यही लगेगा क्या? सोच के बताओ, ऐसे ही लगेगा ना। अरे जैसे ही यहाँ से CD इधर आया तो CD पे करंट
फोर्स नीचे ए बी पे फिर ऊपर, यानी कि उसी डायरेक्शन में आगे फिर रोटेट कर जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, ये मोटर रोटेट करती रहेगी अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस कपल ऑफ फोर्सेस। क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग क्लियर हो गई। ओके, प्रिंसिपल समझ में आ गया। इसके यूज सबको पता है, मैंने अभी बता दिए थे। ठीक है, अब बेटा लास्ट टॉपिक हमारा जो आज का बचा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो बेटा उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, अगर किसी वायर में हम करंट चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। बेटा इसी तरह का एक फिनोमिना, ये जो ऑरस्टेड साहब ने देखा था, इसी तरह का एक फिनोमिना माइकल फैराडे ने देखा था। माइकल फैराडे ने कहा कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो मैग्नेटिक फील्ड को बदलने से करंट भी बन सकता है। मैग्नेटिक फील्ड को बदलने से करंट भी बदल सकता है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जगह ना हमें एक नई चीज पढ़नी है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा सा समझते हैं बेटा क्या है, उसके बाद ये कहानी हमारी समझ में आ जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जैसे हमने अभी बाहर मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई थी, ये ऐसे करके जा रही थी, ऐसे गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मान लो मेरे पास कोई ये सरफेस है इस तरह का, इस सरफेस पे यहाँ मैग्नेट रखी हुई है नॉर्थ और साउथ, और ये कॉइल रखी हुई है बीच में। चलो ऐसे मान लो कॉइल रखी है। बेटा इस कॉइल के परपेंडिकुलर जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेंगी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ये सरफेस है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, इसके परपेंडिकुलर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे निकल जाएंगी, 10 निकल गई तो 10, 5 निकल गई तो 5, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कहलाता है फ्लक्स। ठीक है, तो फैराडे साहब ने क्या देखा बेटा, फैराडे साहब ने ये देखा कि अगर हम किसी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, यानी कि उस कॉइल से जुड़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर को लगातार बदलते रहें, तो इस कॉइल में करंट जनरेट हो जाती है। इस कॉइल में एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको यहाँ पे नाप के लिखा हो। ये कॉइल थी, इस कॉइल में करंट चलाया बेटा, इस कॉइल के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इससे पास हो रही है। अगर यहाँ करंट को हम कम या ज़्यादा करते हैं, या हम इस वायर को इसके आसपास मूव कराते हैं इस कॉइल को, तो बेटा इस वाली कॉइल में अपने आप बिना कोई बैटरी लगाए करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में कोई करंट कहाँ से आती है बेटा, जनरेटर में यही होता है कि एक कॉइल के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से दूसरी कॉइल जो लिंक होती है उसके साथ, उसके बाजू में, उसमें करंट इंड्यूस हो जाती है। ऐसी करंट को बोलते हैं हम इंड्यूस्ड करंट, और ये जो फिनोमेना है हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ में आ गई। द प्रोसेस इन विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इंड्यूसेज ए करंट इन अनदर कंडक्टर। किसी एक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से दूसरे कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाना, दूसरे कंडक्टर में करंट का प्रोडक्शन हो जाना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब सुनो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हमें यह देखना पड़ेगा कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा। उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और इंडक्शन निकालने के लिए, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इन प्रैक्टिस वी कैन इंड्यूस ए करंट इन ए कॉइल बाय मूविंग इट इन ए मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इन मोस्ट सिचुएशन इट इज इजी टू मूव द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो मेरे पास एक कॉइल लेके आया, मैं उस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं मूव कराऊं। मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने का मतलब ये बेटा कि इस कॉइल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होनी चाहिए, इस तरह से मूव कराना। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैग्नेट रखी हुई है, नॉर्थ साउथ उधर है इसका, ठीक है, यहाँ मैग्नेट रखी हुई है, और यहाँ इस मैग्नेट की वजह से, आज समझ लो मैग्नेट रखी है, इस मैग्नेट की वजह से यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इसके पास में किसी कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में घुमाऊं, घुमाना तेज या ज़्यादा है, तेज या धीमे घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कि कितनी तेजी से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास जो फील्ड लाइंस हो रही हैं वो कितनी तेजी से चेंज हो रही हैं। जितनी तेजी से वो चेंज होंगी उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
तो ये ज़्यादा आसान है। क्या कह रहा है? प्रैक्टिस वी कैन इंड्यूस ए करंट इन ए कॉयल बाय मूविंग इट इन मैग्नेटिक फील्ड। या तो उस कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओ और चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, या इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो। तो एक बात बताओ कि यार ये तो परमानेंट मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करेंगे? तो दिक्कत आएगी। तो तरीका ये ज़्यादा बेटर है कि हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना करके उस कॉयल को रोटेट करा दें मैग्नेटिक फील्ड में, उस कॉयल को मूव करा दें मैग्नेटिक फील्ड में, तो चेंज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगी। Induced current is observed to be the highest when the direction of motion of the coil is at right angles to the magnetic field। ये वही बात है, अभी मैंने कहा था कि मैक्सिमम इंडक्शन कब होगा करंट का? जैसे इससे पहले मैंने देखा मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब कॉयल या कंडक्टर परपेंडिकुलर रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड के। वही कहानी यहाँ है। मैक्सिमम इंडक्शन कब होगा? मैक्सिमम इंडक्शन तब होगा जब कॉयल जो है हमारी वो मूव कर रही होगी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ देखो बेटा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी। इसके पैरेलल मूव कराओगे तो इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होगा तो कोई फील्ड चेंज भी नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो करंट का भी इंडक्शन नहीं होगा। क्लियर है बात? तो यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक लेक्चर। ठीक है, ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, वही काम करना है। अब की बार राइट हैंड लेना है। पहली वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, दूसरी वाली करंट की डायरेक्शन में। ऐसा करने पे जो अंगूठा बताएगा वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, क्लियर। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्टिक्स पर हम बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिज्म की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है अच्छे से पढ़ाई करोगे बेटा। आप लोग अब जो 10th में आए हैं बच्चे, वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पूरा अपलोड हो चुका है। ठीक है, मैग्नेटिज्म भी जल्दी आ जाएगा आपके पास। ये जो बचा हुआ पार्ट था पूरा अपलोड हो चुका है। बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए खुद से, और साथ साथ बेटा एक काम ये भी करते रहो कि इस चैनल को बढ़ाते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लोगों तक पहुंचाते रहो, ताकि और लोगों को भी फायदा और हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में नए लेक्चर, नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ाई करते रहो।